कोलरॉश लॉ क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल आते हैं लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोलरॉश लॉ को कंप्लीट समझना है तो सिर्फ 5 एमसीक्यूज में सीखे कंप्लीट कोलरॉश लॉ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है दानियाल और आपका स्वागत है यूट्यूब पर हमारे न्यू चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कोलरॉश लॉ की और कोलरॉश लॉ से आने वाले ये सारे क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले 2 मिनट में पहले कोलरॉश लॉ को समझ लेते हैं कि होता क्या है कोलरॉश लॉ, और फिर उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे सिर्फ 5 एमसीक्यूज के थ्रू। सबसे पहले तो इधर ध्यान दो, कोलरॉश लॉ क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हिंदी में आपने इसका नाम पढ़ा होगा विद्युत रसायन। तो जो विद्युत रसायन चैप्टर है उसमें आता है हमारा कोलरॉश लॉ। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है कोलरॉश लॉ की ज़रूरत क्या है, क्यों है कोलरॉश लॉ, क्यों प्रपोज किया गया कोलरॉश लॉ। जितने भी आयंस होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये सपोज करो कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो अगर सोडियम पॉजिटिव या Cl नेगेटिव अगर ये आयंस पड़े हुए हैं तो इन आयंस को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करने की क्षमता होती है इनमें। ये आयंस अपने आप स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अभी अगर ये NaCl के साथ में है तो ज़रूरी नहीं ये Na हमेशा Cl के साथ में रहे, हो सकता है ये Na किसी दूसरे कंपाउंड जैसे OH के साथ में जाकर अपना सॉल्यूशन बना ले। तो एक तो कोलरॉश लॉ का नाम हो जाता है स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र रूप से आयनों का मूव करना या इंडिपेंडेंटली आयनों को इधर उधर चलना, मूव करना। दूसरी चीज कोलरॉश लॉ में आप ध्यान रखेंगे कि कोलरॉश लॉ के थ्रू हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकलती हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग निकालते हैं। अब ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी तो समझ में आती है, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा एम। तो जब लैम्डा एम को आप निकालते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इतना डाइल्यूशन कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आपने पानी मिला लिया, किसी कोई सपोज करो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl या KCl कोई सॉल्ट था। अब इसमें हमने पानी को मिलाया, H2O को ऐड करा और लगातार आप H2O को ऐड करते चले गए और आपने जब बहुत ज़्यादा पानी इसमें मिला लिया तो NaCl जो बनेगा वो कहलाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हम लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसके लिए ही यूज़ किया जाता है किसको? कोलरॉश लॉ को। कोलरॉश लॉ का सूत्र या फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कैटाइन प्लस लैम्डा नॉट एनाइन। क्या हो गया इसका सूत्र? कह रहा है लैम्डा नॉट जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो कैटाइन के और प्लस एनाइन के, मतलब जो पॉजिटिव वाला है, जो पॉजिटिव चार्ज के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आयंस हैं, और जो आपके निगेटिव चार्ज के आयंस हैं, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग क्या कहलाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है कोलरॉश लॉ के अनुसार। इतनी बातें अगर आपको याद हैं तो कोलरॉश लॉ पर आने वाले सारे चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज, कोलरॉश लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं लगता। एक ये बात भी आप अपने दिमाग में बसा लो। किसके ऊपर लगता है? ये स्ट्रॉन्ग पर नहीं लगता, ये लगेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों लगेगा? ये सारी चीजें हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, क्या पूछ रहा है? कोलरॉश लॉ इज रिलेटेड टू, कोलरॉश लॉ किससे संबंधित है? क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से संबंधित है? विद्युत रसायन सेल से। विद्युत रसायन सेल कौन से होते हैं? जैसे डैनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टा सेल। क्या इससे संबंधित है कोलरॉश लॉ? बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इससे भी संबंधित नहीं है।
अगला आया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग ने पढ़ा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लेमडा नॉट एम। लेमडा नॉट एम का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा नॉट कैटाइन, कैटाइन कौन, पॉजिटिव वाला, प्लस लेमडा नॉट एनाइन। यही हमारा किसका सूत्र है, कोलरॉश लॉ का सूत्र है। तो कोलरॉश लॉ किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो हम लोग ई नॉट सेल से निकालते हैं, ये इस पर कोलरॉश लॉ निर्भर नहीं करता किसी भी हाल में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, कोलरॉश लॉ निकालते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए देखिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है, सिंपल सी चीज कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ के अनुसार, कोलरॉश नियम के अनुसार, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला लिया, कोई सपोज करो ये हमारे पास कोई बीकर है, इस बीकर में कोई भी सॉल्ट है, KNO3, NaNO3, NaCl, कोई भी सॉल्ट है, और आपने इसमें H2O जल मिला लिया। तो जल को मिलाने पर कहते हैं डाइल्यूशन, मतलब आपने इस विलयन को कैसा कर लिया, तनु कर लिया। कैसा कर लिया, तनु विलयन कर लिया। जब आपने इसको डाइल्यूट करा तो आप लगातार जब पानी मिलाते रहे एक लिमिट तक आप पहुंच गए, सॉरी अनलिमिटेड आपने पानी मिला लिया, तो उसको कहेंगे हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब कोलरॉश लॉ के अनुसार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लेमडा एम, लेमडा एम नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है सम ऑफ, सम मतलब योग, किसका, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू लेमडा नॉट किसका, पॉजिटिव वाले का, पॉजिटिव वाला कौन, कैटाइन, प्लस लेमडा नॉट निगेटिव वाला कौन, एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। तो ये हमें सही ऑप्शन मिल गया। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो उसने अगला क्या, प्रोडक्ट ऑफ कैटाइन एनाइन। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब उसका गुणनफल, तो ये मल्टीपल तो नहीं होता, ये तो सम होता है। फिर कह रहा है डिफरेंस के, क्या यहाँ पर बीच में माइनस लग सकता है, नहीं सर दोनों का योग लेना है, माइनस नहीं लग सकता। जीरो भी नहीं होता। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या कह रहा था, कोलरॉश लॉ क्या है, कोलरॉश लॉ हमेशा सम है, किसका, कैटाइन का और एनाइन का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग से उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिवली रिप्रेजेंट द कोलरॉश लॉ। इन चारों में से कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है जो कोलरॉश लॉ को एक्सप्लेन करता है, कोलरॉश लॉ को बनाता है। देखो हम लेमडा एम ऐसे बनाते हैं, लेकिन बुक्स में ज़्यादातर लेमडा एम इस तरीके से दे रखा होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा नॉट कैटाइन गुणा लेमडा नॉट एनाइन, के इन दोनों के बीच में गुणा होती है, मल्टीपल होती है। लेमडा नॉट एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा एम कैटाइन और एनाइन के बीच में यहाँ क्या दे रखा है, माइनस, के इन दोनों का अंतर होता है। या लेमडा नॉट एम कैटाइन प्लस एनाइन दोनों के योग के बराबर होता है। या लेमडा नॉट एम कैटाइन बटा डिवाइडेड बाई एनाइन डिवाइड होता है। तो अभी आप पढ़ रहे थे, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेमडा नॉट में क्या बोल रहे थे हम लोग, कैटाइन प्लस एनाइन, मतलब जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं वो प्लस निगेटिव वाले हैं। हम दोनों के योग की तो बात करते हैं कोलरॉश लॉ में। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि इसमें हमें योग के रूप में दे रखा है। कितना आसान है कोलरॉश लॉ, समझ में आया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद, मोलर कंडक्टिविटी किस चीज के साथ बढ़ती है, डाइल्यूशन पर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब सपोज करो आपने, ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे, कोई भी यहाँ पर सॉल्ट थे, अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स में, इन सॉल्ट में हमने क्या करा, लगातार H2O, लगातार आप इसमें पानी को मिलाते रहे। जब आप इसमें लगातार पानी को मिलाओगे तो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम, लेमडा एम बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं। मतलब आपने पानी मिलाया, खूब पानी मिलाते चले जा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कारण पूछा है आपसे, क्यों बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी। तो इधर देखिए, नंबर ऑफ आयंस, आयन की मात्रा बढ़ जाती है, कि यहाँ पर जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव आयन है
वो बढ़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सॉल्ट यहाँ पर ले लिया है वो सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज, आयन तेजी में चलना शुरू कर देते हैं, या उनका कंडक्टेंस घट जाता है, या उनका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो यहां पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा दो, थोड़ा सा ध्यान, तो इधर देखिएगा, देखिए जब हमारे पास कोई भी सॉल्ट था, सपोज करो यहां पर हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने लिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे करके इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट था। जब इलेक्ट्रोलाइट था तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होने लगेगी, होगी या नहीं होगी। अब आपने क्या करा, आपने इसके अंदर वाटर को और मिला लिया, और ढेर सा आपने H2O मिला लिया। ढेर H2O मिलाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी बढ़ गया, या हम जनरली कहें हमने इसके बीकर को बड़ा कर लिया। तो जब यहाँ पर पानी बढ़ जाएगा, अब देखो जब पानी बढ़ गया मतलब ये ज़्यादा सॉल्यूशन कैसा हो गया, और तनु हो गया, और डाइल्यूट हो गया। ज़्यादा डाइल्यूट होने में, ज़्यादा पानी बढ़ने में इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सोडियम और क्लोरीन के बीच का, वो डिस्टेंस, वो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी जो होगी, जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई जब आयन जितना ज़्यादा चलते हैं, जितना दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, जितना मूव करते हैं, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर जब ये डिस्टेंस हो गया, दूर हो गए, तो इनके अंदर क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई। ये हुआ क्यों, क्योंकि ये आयन मोबाइल हो गए। मोबाइल मतलब इधर उधर चलने लगे। ज़्यादा पानी, अभी सपोज करो कम पानी है तो एक ही साथ में सब लोग गुचड़ पुचड़ कर रहे हैं। जब एक ही साथ गुचड़ पुचड़ कर रहे होंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पर ज़्यादा पानी है तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। जब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे, करंट फ्लो करेगा। तो जब ये इनके बीच में दूरी बढ़ेगी, करंट फ्लो करेगा, तो सही आंसर क्या होगा, देखो क्या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करें। आयंस तो उतने ही 3 सोडियम थे, यहाँ पर भी 3 सोडियम है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आयंस का चलना, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज, आयन तेजी में चलने लगे। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर आयंस एक दूसरे से दूर हो गए और तेजी में चल रहे हैं। कंडक्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन पे नहीं पड़ रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और जिसमें आप पूरी तरीके से कोलरॉश लॉ कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमसे पूछा गया फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है उनका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, या मेटल्स के लिए। अब तुम एक बात बताओ, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ में क्या बात हो रही थी कि जितने भी आयंस हैं, ठीक है, जब हम डाइल्यूट कर रहे थे, जब हम उसके अंदर वाटर को बढ़ा रहे थे, तनुता बढ़ा रहे थे, तो आयंस भी बढ़ते हैं कभी कभी, और जनरली आयंस बढ़ने के साथ क्या होता है, आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो चुके हो, जो 100% टूट चुके हैं अपने आयनों में, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जो पहले से 100% टूटा हुआ है, जो पहले से 100% जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन चुके हैं, हम उसको क्या, उसमें कुछ डाइल्यूट करके उसको क्या हम कुछ घटा बढ़ा सकते हैं? ये तो पहले से ही 100% है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ नहीं लगता। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश लॉ लगता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज्ड या 100% आयनित नहीं होते हैं। तो हम इनमें वाटर को और ऐड करके इनका आयनाइजेशन बढ़ाते हैं, किसके द्वारा? कोलरॉश लॉ के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है, कोलरॉश लॉ किस पर लगता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लगता है। दुर्बल जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, उन पर लगता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में टूटता ही नहीं है, इससे कोलरॉश लॉ का कोई लेना देना नहीं। मेटल से कोलरॉश लॉ का कोई लेना देना नहीं। समझ में आया आपको? तो इन 5 क्वेश्चंस में हम लोग ने कोलरॉश लॉ की कंप्लीट जानकारी ले ली है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कोलरॉश लॉ से आने वाले न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे कि कोलरॉश लॉ से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और 5-6 क्वेश्चंस में हम लोग CBSE में या UP बोर्ड में आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को कवर कर सकते हैं बहुत आराम से।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।